दोस्तों, हाल ही में मैंने एक कमाल की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर कहानी देखी है जिसमें केरल में हुए एक जटिल अपराध की इन्वेस्टिगेशन विंसी नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर के लिए सिरदर्द बन जाती है। सुराग उलझे हुए हैं, कड़ियां टूट चुकी है और हर सवाल के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। अब इसी बीच कहानी में एंट्री होती है अब्राहम की, जिसे लोग पापन नाम से भी जानते हैं। यह एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो अपनी तेज नजर और अनुभव के लिए मशहूर होता है। पुलिस जब इस केस में फंसने लगती है तब पापन खुद सच की तलाश में उतरता है, लेकिन ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पापन का सामना अपने अतीत से होता है, उसके ऐसे जख्मों से जो अभी तक भरे नहीं थे। हर नया खुलासा उसे भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख देता है। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि कातिल कौन है, बल्कि ये भी है कि क्या पापन इस केस को सुलझाकर खुद को बचा पाएगा। ये कहानी अपराध, रहस्य और भावनाओं के टकराव की है, जिसका नाम है पापन। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है जोशी जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.7 आउट ऑफ 10। ये एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। ये पुलिस ऑफिसर एक लोहार के पास जाता है। इस ऑफिसर का नाम होता है अब्राहम। वो लोहार को एक 2 सिरे वाला चाकू बनाने के लिए कहता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लड़के जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी इन लड़कों को रास्ते में एक बड़ी कार दिखाई देती है। वो उस कार के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिरा हुआ फोन मिलता है। वो उस फोन को उठाते हैं, उसे ऑन करते हैं और उन्हें इस फोन में रवि नाम के सुपरस्टार की फोटो दिखाई देती है। अब ये लोग समझ जाते हैं हो ना हो ये फोन और कार रवि की ही है। लेकिन दोस्तों, शॉकिंगली इन लड़कों को वहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। उसे देखकर वो हैरान और डर जाते हैं। अब जैसे वो लड़के उन खून के धब्बों को फॉलो करते हुए थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पेड़ के ऊपर एक थैला टंगा हुआ दिखाई देता है जिसमें कि एक आदमी की लाश थी। ये देखते ही वो लड़के घबरा जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर क्या था, थोड़ी देर में पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाती है। उनके साथ फॉरेंसिक वाले भी आ जाते हैं और मीडिया वालों को तो क्या ही कहने, ये लोग भी यहाँ पर आकर न्यूज को कवर करने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि एक्टर रवि वर्मा को मार दिया गया है। अब यहाँ क्राइम लोकेशन पर हम विंसी नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। विंसी केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढती है, वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक वाले सभी सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद दूसरे सीन में हमें उस अब्राहम को दिखाया जाता है। ये वही पुलिस ऑफिसर अब्राहम है जिसका हमने कहानी की शुरुआत में किया था। वो टीवी में न्यूज देख रहा होता है जहाँ टीवी में विंसी उस क्राइम केस के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में विंसी अब्राहम की बेटी है, लेकिन विंसी अपने बाप के साथ नहीं रहती। वो तो अब्राहम से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो उससे अलग रहती है। और ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। अब उसके बाद दोस्तों, कहानी में आता है ट्विस्ट। असल में वो एक्टर रवि वर्मा जिंदा होता है। यहाँ रवि वर्मा अपने मरने की न्यूज टीवी में देखता है और वो शॉक रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो घबरा जाता है और तुरंत अपना फोन बंद कर देता है और अपने इस मरने की न्यूज के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी लड़की के साथ रिसोर्ट में आया था। खैर, इधर पुलिस वाले जैसे तैसे करके उस लाश को नीचे उतारते हैं तो उसे देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दोस्तों वो लाश रवि की नहीं है बल्कि उसके ड्राइवर रंजन की थी। अब विंसी तुरंत ही मीडिया के सामने आकर ये बात बता देती है कि मौत रवि की नहीं है बल्कि उसके ड्राइवर की हुई है। इसलिए रंजन की लाश को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर शैली विंसी को बताती है कि इस ड्राइवर रंजन का कत्ल किसी 2 सिर वाले चाकू से किया गया है। और आगे वो डॉक्टर विंसी को यह भी बताती है कि असल में रंजन को पहले हार्ट स्ट्रोक आया था और उसके बाद किलर ने उसके ऊपर चाकू से वार करके उसे मार डाला। और शॉकिंगली रंजन के दोनों पैरों पर 26 लिखा होता है, एक पैर में 2 और दूसरे पैर में 6। अब यहाँ पर विंसी के पास एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कॉल आता है। वो विंसी को बताता है कि मैम, रवि की कार में 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। एक फिंगरप्रिंट रवि का है, दूसरा उसके ड्राइवर का और तीसरा किसी औरत का है। अब विंसी को लगता है कि हो ना हो उसी औरत ने ही रंजन का मर्डर किया होगा, इसलिए विंसी तुरंत ही उस औरत को ढूंढने में निकल जाती है। अब उसके बाद वो सबसे पहले रवि के पास जाती है और उससे उस औरत के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ रवि उसे बताता है कि फिलहाल मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वही लड़की मेरे साथ कार में बैठी थी। हम लोग कल टाइम स्पेंड करने के लिए एक रिसोर्ट में गए थे। तो अब रवि सच कह रहा है झूठ, ये चेक करने के लिए विंसी उसने बताए हुए इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रवि सच बोल रहा है। यहाँ इस तरफ अब्राहम अपनी पत्नी को याद करते हुए किसी जंगल में पुराने घर के पास आता है। दरअसल अब्राहम की पत्नी नैन्सी का किसी ने मर्डर किया था और फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है।
तो वही सब याद करते हुए अब्राहम अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे एक दिन किसी कांस्टेबल के जरिए पता चला था कि सीरियल किलर चाकू किसी पुराने घर के पास नजर आया है। अब दोस्तों ऑफिसर अब्राहम काफी टाइम से इस किलर चाकू की तलाश कर रहा था, तो यह खबर मिलते ही अब्राहम तुरंत उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाता है ताकि वह चाकू को गिरफ्तार कर सके। अब वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि सीरियल किलर चाकू ने एक बंदे को कैद करके रखा है। उस बंदे को मारने के लिए किलर अपना हथियार निकालता है। उस हथियार के 2 सिरे होते हैं, लेकिन इतने में ही दोस्तों एक महिला की आवाज आती है और ये महिला कौन थी ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर वहां पर जैसे ही किलर चाकू को उस महिला की आवाज आती है वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अब्राहम चाकू का पीछा करता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और अब तभी वहां पर बाकी के पुलिस वाले आ जाते हैं और चाकू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर सीन आता है प्रेजेंट में। अब यहाँ विंसी को पता चलता है कि किसी आदमी ने एक कब्र पर 26 नंबर लिखा हुआ है, ठीक वैसा ही नंबर जो उस रंजन की डेड बॉडी पर मिला था। तो विंसी बिना देरी किए कब्रिस्तान पहुंचती है। अब यहाँ पर कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि मैडम थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक आदमी आया था और वो कब्र पर कुछ लिख रहा था। मैंने उसे देखा और आवाज लगाई तो वो तुरंत ही भागने लगा। इतना ही नहीं, उस आदमी के पास कुछ था और उसने वो कुएं में फेंक दिया। अब ये खबर मिलते ही पुलिस वाले तुरंत ही उस कुएं में तलाश लेते हैं और दोस्तों वहां पर उन्हें कुएं के अंदर वो 2 सिरे वाला हथियार मिलता है। अब अगले दिन विंसी उस हथियार को अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाती है। वो ऑफिसर से कहती है कि सर रंजन के ऊपर इसी हथियार से वार किया गया था क्योंकि उसकी बॉडी पर इसी हथियार के निशान मिले हैं। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर सोचने लगता है कि हो ना हो ये काम जरूर उस सीरियल किलर चाकू का हो सकता है क्योंकि चाकू ही ऐसे हथियार इस्तेमाल करता था और अभी अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटा है। अब उसके बाद सीनियर ऑफिसर विंसी को कहता है कि मेरे नजर में एक पुलिस ऑफिसर है जिसे चाकू के रिलेटेड काफी सारी जानकारी है क्योंकि उसने ऐसे चाकू के ऊपर बहुत रिसर्च की थी। मुझे लगता है कि वो ऑफिसर तुम्हें इस केस में मदद कर सकता है और लकीली वो ऑफिसर हमारे ऑफिस में आया हुआ है बगल वाले रूम में, तुम जाकर उससे मिलकर बात कर सकती हो। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही विंसी उस रूम में जाती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं है बल्कि उसका पिता अब्राहम होता है जिससे कि विंसी बेहद नफरत करती है। अब विंसी अपना मुंह फेरते हुए गुस्से में अब्राहम से पूछती है कि देखिए आपको इस केस के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दीजिए। अब्राहम बताता है कि वो सीरियल किलर चाकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मर्डर करने के बाद वो अपनी माँ की चप्पल पहन लेता है और उस चाकू के पास एक स्पेशल हथियार भी है। अब ये सुनकर विंसी कुएं में मिले हुए उस हथियार को अब्राहम को दिखाती है। अब उस हथियार को देखने के बाद अब्राहम कहता है कि नहीं यह हथियार चाकू का नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उस ड्राइवर रंजन का मर्डर इस चाकू से किया गया होगा। अब विंसी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अब्राहम की बातों पर यकीन नहीं होता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिरकार क्यों विंसी अपने बाप को पसंद नहीं करती। अब जैसा कि हमें पता है अब्राहम की वाइफ नैन्सी की मौत हो गई थी, तो यह अब्राहम सीरियल किलर चाकू के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एक रॉबर्ट नाम के चोर के पास गया था। लेकिन दोस्तों उस रॉबर्ट को लगा कि ये पुलिस ऑफिसर अब्राहम उसे पकड़ने के लिए आ गया है। इसी वजह से घबराकर रॉबर्ट एक नदी में कूद गया, लेकिन बेचारे रॉबर्ट को तैरना नहीं आता था जिसके चलते पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब इस घटना से अब्राहम को लगा कि रॉबर्ट की मौत उसके कारण हुई है और इसका पश्चाताप करने के लिए अब्राहम रॉबर्ट की वाइफ को और उसके बेटे को अपने घर पर लेकर आया। लेकिन ये बात विंसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। विंसी को लगा कि उसके पिता अब्राहम ने रॉबर्ट की वाइफ के साथ रहने के लिए ऐसा किया है और उस महिला के साथ रहने के लिए अब्राहम ने उसकी माँ को मार डाला। विंसी अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार अब्राहम को ही ठहरा रही थी, लेकिन उसकी माँ कैसे मरी यह हमें आगे पता चलेगा। बाद में दोस्तों विंसी ने सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से शादी कर ली और उसने अपने बाप पर शक करने की वजह से अपना घर छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में विंसी अपने पति सिद्धार्थ के साथ ही रहती है। तो दोस्तों वापस से विंसी ड्राइवर रंजन के मर्डर में से सुलझाने में जुट जाती है। वो सोमन नाम के एक आदमी से कहती है कि जरा पता करो ये सीरियल किलर चाकू जब जेल में था तब उससे कौन कौन मिलने के लिए आया था। तो सोमन इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और फिर वो विंसी को बताता है कि मैडम आयशा नाम की एक लड़की और उसका पिता सिर्फ ये दोनों ही चाकू से मिलने के लिए आते थे। मैं आपको इसका सीसीटीवी फुटेज भी थोड़ी देर में देता हूँ। अब इसके बाद सोमन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और जब वो वहाँ से वापस लौट रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी कार के पीछे एक दूसरी कार खड़ी है। वो उस कार में बैठे हुए आदमी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे हार्ट स्ट्रोक आ जाता है जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। फिर विंसी को खबर मिलती है कि सोमन अपनी कार के पास से मिसिंग है, वो लापता हो गया है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। और दोस्तों उसके अगले ही दिन पुलिस वालों को एक सुनसान जगह पर सोमन की लाश मिलती है। फिर जब सोमन की लाश को डॉक्टर शैली के पास लाया जाता है तो डॉक्टर शैली विंसी को बताती है कि इस सोमन को भी रंजन की तरह ही मारा गया है, बिल्कुल सेम पैटर्न और सेम हथियार। शायद इन दोनों को मारने वाला एक ही इंसान
इंसान हो सकता है। दूसरी तरफ हम अब्राहम को देखते हैं, वो भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जुट चुका था और वो खुद ही इस केस की जांच करने लगता है। वो एक हथियार की फोटो एक डॉक्टर को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या यह हथियार उसी किलर चाकू का हो सकता है। लेकिन उस हथियार को देखकर डॉक्टर तुरंत ही मना कर देता है, कहता है कि यह हथियार उस सीरियल किलर चाकू का नहीं हो सकता। और वो अब्राहम को टॉन्ट मारते हुए ये भी कहता है कि इसी तरह के हथियार के कारण तुम्हारी जॉब गई थी। तब यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर अब्राहम अपनी पत्नी के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अब्राहम को एक कांस्टेबल का कॉल आता है और वो उसे सीरियल किलर चाकू के छुपने की जगह बताता है। अब जैसा कि हमें पता है, अब्राहम काफी टाइम से इस किलर चाकू को ढूंढ रहा था, तो वो उस लोकेशन पर जाता है। तो यहाँ पर अपनी वाइफ से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर ना आऊँ तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना, कार से बाहर मत निकलना। इस तरह की उसे सलाह देकर वो खुद पुराने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सीरियल किलर चाकू होता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अब्राहम वापस नहीं आता, तो तभी वहाँ पर नैन्सी उस पुराने घर में चली जाती है और अब्राहम को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। इसी दौरान वो किलर चाकू एक आदमी को मारने जा रहा था, लेकिन तभी वो नैन्सी की आवाज सुनकर वहां से भागने लगता है। और दोस्तों, ये वही सीन था जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब अब्राहम उस चाकू के सामने आता है और इन दोनों में जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। नैन्सी भी इस फाइट के दौरान बीच में आ जाती है और इस हाथापाई के चलते चाकू नैन्सी को धक्का दे देता है। अब यही धक्का लगने की वजह से नैन्सी नीचे गिर जाती है और उसे एक नुकीली चीज लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी वहां से वो चाकू भागने लगता है। उसके पास जो हथियार था वो वहां के एक पेड़ में गिर गया था, लेकिन यहाँ पर अब्राहम फिर से चाकू को पकड़ता है। उन दोनों के बीच में और जबरदस्त हाथापाई होती है और थोड़ी देर में बाकी के पुलिस वाले वहां पर आकर चाकू को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ अब्राहम अपनी पत्नी की मौत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। यूं कहो तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है और गुस्से में मन ही मन ठान लेता है कि वो कोर्ट में उस चाकू को सजा दिलवा कर ही रहेगा। और इसी के लिए वो उस लोहार के पास जाकर नकली हथियार बनवाता है। और ये लोहार के पास से हथियार बनाने वाला सीन यही था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाती है कि अब्राहम ने ये झूठा हथियार दिखाया है ताकि वो उस अपराधी चाकू को सजा दिलवा सके। पर यहाँ पर झूठे सबूत पेश करने की वजह से अब्राहम को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ से हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। हम विंसी को देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि अब्राहम और एक लड़की सच में चाकू से मिलने के लिए जेल में आते थे। इतना ही नहीं, उसका पिता अब्राहम उस चाकू से कुछ बात कर रहा था। तो वो क्या बात कर रहे थे ये बात पता करने के लिए विंसी अपने पति के साथ एक लेडी के पास जाती है। वो लड़की ये सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की लिप्स रीडिंग कर सकती थी, यानी कि होठों के हिलने को देखकर क्या बातचीत हो रही है ये पता लगा सकती थी। वो लड़की विंसी को बताती है कि अब्राहम चाकू से ये कह रहा था कि तुम्हारे बाहर आने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो अब इसी बात का सच जानने के लिए विंसी वहाँ से अपने पिता के घर पर चली जाती है और वहाँ पर उसे अपराधी चाकू के खिलाफ बहुत सारे सबूत दिखाई देते हैं। अब्राहम भी वहीं पर होता है और वो विंसी को बताता है कि दरअसल मैं भी इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। तो उससे थोड़ा बातचीत करने के बाद विंसी उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अपनी बेटी की एक खुशखबरी सुनकर अब्राहम बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम को पता चलता है कि रात में किसी ने उसके घर के पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि 268 और क्वेश्चन मार्क भी होता है। इसे देखकर यही लग रहा था कि किलर उसे कुछ हिंट देना चाहता है। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंसी की तरफ। वो अपनी टीम को आयशा नाम की लड़की के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर पता चलता है आयशा का असली नाम अनीता है और वो तो चेन्नई के एक ऑर्फनेज में काम करती है। अब विंसी उस ऑर्फनेज का पता ढूंढकर वहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर विंसी को पता चलता है कि उस चाकू की माँ यहाँ ऑर्फनेज में रहती है और चाकू की माँ ने अनीता को चाकू से मिलने के लिए जेल में भेजा था। उसे ये कहने के लिए कहा था कि जेल से छूटने के बाद वो सीधा अपनी माँ से आकर मिले, लेकिन चाकू यहाँ पर नहीं आया। लेकिन रोज रात 8 बजे चाकू अपनी माँ को फोन जरूर करता है। अब ये बात सुनकर विंसी तय करती है कि वो यहीं पर रुकेगी। अब रात के 8 बजते ही चाकू का फोन आ जाता है। तो विंसी तुरंत ही अपनी टीम को चाकू का लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहती है और ये लोग तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग नजारा देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर लग रहा था कि चाकू ही गुनहगार है, लेकिन चाकू को तो कई महीनों से किसी ने यहीं पर बांध कर रखा था। वहाँ पर एक कंप्यूटर भी रखा होता है जो कि अपने आप ही 8 बजे चाकू की माँ को कॉल लगा देता था। तो अब यहाँ पर लेडी ऑफिसर विंसी चाकू को छुड़ाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि किसी अजनबी आदमी ने
चाकू को उस कमरे में बंद करके रखा था और वो कौन है उसे पता नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद अब्राहम भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देखकर अपना फ्लैशबैक याद करता है। दरअसल जब चाकू जेल से छूटा था तो जेल के बाहर अब्राहम उसका इंतजार कर रहा था। वो चाकू से पूछता है कि तुमने इतने लोगों का मर्डर क्यों किया। तो चाकू से बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते थे, बहुत दारू पीते थे और उन्होंने मेरा और मेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया था और उनके पास एक हथियार था। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसी हथियार से अपने पिता को मार डाला और उसी दिन मुझसे गलती से तुम्हारी पत्नी को धक्का लगा था, जिस वजह से वो नुकीली चीज पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं मारना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। चाकू पुलिस वालों को यही बताने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझ पर यकीन करो। ना ही मैंने उस ड्राइवर रंजन को मारा है, ना ही तुम्हारे किसी पुलिस कर्मचारी सुमन को। अब उसके ऐसे बयान से अब्राहम और बाकी पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि इन सब मर्डर के पीछे चाकू नहीं है बल्कि कोई और ही है जो कि ये सारे मर्डर कर रहा है और खुद पकड़ा ना जाए इसलिए चाकू को इसमें फंसा रहा है। इसलिए अब ये लोग उस किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले मीडिया में ये खबर फैला देते हैं कि हमने ड्राइवर रंजन और सोमन के असली कातिल चाकू को पकड़ लिया है। लेकिन पुलिस की टीम इसके आड़ में छुपकर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। अब इसी दौरान किलर विंसी के घर पर एक बुक भेजता है और उस बुक में पेज नंबर 95 और 96 दोनों मिसिंग होते हैं। तो अब तक मिले हुए सुराग से अब्राहम सोचने लगता है कि 26889596 ये एक डेट हो सकती है, 26 अगस्त ईयर 1995 या ईयर 1996। तो अब्राहम अपनी टीम से कहता है कि जरा पता करो इन दोनों डेट पर किस दिन क्या हुआ था। अब यहाँ पर विंसी को लगता है कि शायद जिसने किताब लिखी है उसकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए विंसी और उसकी टीम उस लेखक को प्रोटेक्शन देती है। लेकिन दोस्तों यह किलर तो बहुत ही चालाक होता है। वो उस राइटर को नहीं बल्कि उसके पति जयशंकर को कार में चलाकर मार देता है। अब विंसी को जैसे ये बात पता चलती है वो डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ ये सिर्फ माइकल नाम का एक आदमी अब्राहम को 1994 की एक ग्रुप फोटो दिखाता है। अब उस फोटो में साइमन नाम का एक लड़का होता है। तो माइकल अब्राहम से कहता है कि हमें इस साइमन के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जरूर इस बंदे का इस केस से कोई ना कोई लेना देना है। तो साइमन का इस केस से क्या कनेक्शन था ये पता करने के लिए ये दोनों साइमन के गांव जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक महिला से साइमन के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि साइमन तो एक छोटी जात का लड़का था और उसने अपने से ऊंची जात की एक लड़की विनीता से प्यार किया था। विनीता भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब ये बात विनीता के घर वालों को पता चली तो उसके परिवार ने तुरंत ही उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से तय कर दी। और इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गांव वालों को बात करते हुए मैंने सुना था कि उस लड़के साइमन ने गोल्ड क्रॉस चुराया था। दरअसल दोस्तों एक गोल्ड क्रॉस मतलब क्रिश्चियन लोगों का जो साइन होता है वो पूरे गोल्ड का था और उसका कहना था कि उस गोल्ड क्रॉस को चुराया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर वो महिला अब्राहम को विनीता की फोटो देती है। अब्राहम वो फोटो माइकल को देता है और उसे कहता है कि कंप्यूटर से पता करो कि ये विनीता अब कैसी दिखाई देती है। अब उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान माइकल को विनीता की शादी की डेट पता चलती है जो कि 26/8/1996 होती है। वो तुरंत ही अब्राहम को कॉल करके ये बात बता देता है। तो ये सुनते ही अब्राहम समझ जाता है कि किलर जरूर उसे यही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी डॉक्टर शैली को किडनैप कर लेता है। दोस्तों डॉक्टर शैली वही होती है जो पोस्टमार्टम करती थी। इधर ऑफिसर विंसी डॉक्टर शैली के पास जयशंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाती है। तो उसे पता चलता है डॉक्टर शैली तो किडनैप हो गई है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं थी। अब वहीं पर एक नर्स होती है जो विंसी को बताती है कि मैडम ये डेड बॉडी जयशंकर की नहीं है। रिपोर्ट से यह पता चला है कि कार में ऑलरेडी एक डेड बॉडी थी जिसे जला दिया गया। वो नर्स आगे ये भी बताती है कि मैडम एक ब्रेसलेट भी मिला है और आगे वो थोड़ा हिचकिचाती हुई ये भी कहती है कि मैडम मैंने ऐसा ब्रेसलेट डॉक्टर शैली के पास देखा था। अब ये बात सुनकर विंसी को डॉक्टर शैली पर शक होने लगता है। यहाँ इस तरफ अब्राहम एक आदमी को फोन करता है और कहता है कि जरा पता करो साइमन ने किस डेट पर गोल्ड क्रॉस चुराया था। तो अब्राहम को पता चलता है कि जिस दिन उस विनीता की शादी हुई थी ठीक उसी दिन साइमन ने चोरी की थी। तो अब्राहम ये सुनकर सोचने लगता है जिस आदमी की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही हो उसी दिन वो आदमी चोरी क्यों करेगा। अब इतने में ही वेंसी वहाँ पर आ जाती है। अब्राहम और अपने सुपीरियर को ब्रेसलेट दिखाकर सारी बात बताती है। वो ये भी बताती है कि डॉक्टर शैली कहीं मिसिंग है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब्राहम बताता है कि डॉक्टर शैली को मैंने ही अरेस्ट किया है और डॉक्टर शैली और कोई नहीं है बल्कि उस साइमन की प्रेमिका विनीता है।
अब्राहम आगे बताता है कि मैंने डॉक्टर शैली पर इन्वेस्टिगेशन की थी। उस डॉक्टर शैली ने चाकू के ऊपर सर्च करके सब कुछ पता करके रखा था। ये चाकू कैसे लोगों को मारता है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है, ताकि वो ठीक उसी तरीके से मर्डर करे और सारा का सारा इल्जाम उस चाकू पर आ जाए। मैंने अपने आदमी माइकल को डॉक्टर शैली के घर पर भेजा था, तो वहाँ माइकल ने चाकू के घर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी और तो और एक ग्रुप फोटो भी देखी जिसमें कि विनीता और साइमन दोनों थे। तो मुझे उसी फोटो से डॉक्टर शैली का राज पता चल गया था। अब दोस्तों उसके बाद सारे पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं जहां उस ड्राइवर रंजन की लाश मिली थी और इधर विंसी डॉक्टर शैली से पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ के दौरान शैली विंसी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें पता चलता है कि जयशंकर अभी भी जिंदा है और किसी जगह पर बंधा हुआ है। अब उस वीडियो में जो हुआ वो जयशंकर बताने लगता है। दरअसल दोस्तों विनीता के परिवार वालों को जब ये बात पता चली कि साइमन और विनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो विनीता के घर वालों ने साइमन को बांधकर विनीता की शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन विनीता ने अपने घर वालों को जैसे तैसे चकमा दिया और वह साइमन को छुड़ाकर उसके साथ भागने लगी। लेकिन दोस्तों इतने में विनीता का भाई इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विनीता के भाई के साथ उसके 3 दोस्त थे, ड्राइवर रंजन, जयशंकर और ऑफिसर सोमन। ये सब मिलकर साइमन को मार डालते हैं और इसी के साथ उस गोल्ड क्रॉस को चुराकर साइमन के साथ ही दफना देते हैं। वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि गांव वालों को ये लगे कि साइमन गोल्ड क्रॉस चुराकर भाग गया है। अब ये सुनने के बाद अब्राहम और बाकी के पुलिस वाले तुरंत ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ उस साइमन को दफनाया गया था। वो उस जगह पर खुदाई करते हैं तो सच में उन्हें साइमन की लाश मिलती है जो कि अब कंकाल बन चुकी थी और उसके साथ एक गोल्ड क्रॉस भी होता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं होती है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है जहाँ पर विंसी जयशंकर को ढूंढते हुए उसके लोकेशन पर जाती है, लेकिन वो वहाँ पर देखती है तो जयशंकर मर चुका था और तभी अचानक विंसी के सर पर कोई वार करता है जिससे कि विंसी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ इस तरफ अब्राहम उस डॉक्टर शैली यानी कि अनीता के पास आता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुमने बड़े ही चालाकी से किया। तुम पहले बाहर जाकर डॉक्टर बनी, फिर वापस आकर तुमने सबसे पहले अपने घर वालों को मार डाला और ये सब कुछ तुमने अकेले नहीं किया। मुझे पता चल चुका है तुमने इसके लिए साइमन के छोटे भाई की मदद ली। तुमने अपना अनीता नाम बदलकर शैली रखा ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। तो बताओ वो साइमन का भाई कहाँ पर है? अब इतने में साइमन का छोटा भाई अब्राहम को कॉल करता है और उसे कहता है कि देख विंसी मेरे कब्जे में है, तू इस केस से दूर रहे वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। लेकिन अब्राहम तुरंत ही उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है और विंसी पर वार करके उसे बेहोश करने वाला साइमन का भाई था। लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया? तो साइमन का भाई उसे कहता है कि अगर तुम्हें याद हो तो मैं उस समय तुमसे मदद मांगने के लिए आया था। उस वक्त तुम अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और इसलिए तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब साइमन को विनीता का भाई और उसके 3 दोस्त मार रहे थे तब साइमन का छोटा भाई भी वहाँ पर था। यहाँ अब्राहम की पोस्टिंग भी इसी लोकेशन पर हुई थी और साइमन का भाई अब्राहम से मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम अब्राहम बहुत ही जल्दी में था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और इसलिए साइमन का भाई अब्राहम को भी साइमन की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर उस वक्त अब्राहम साइमन को बचाने के लिए जाता तो शायद साइमन अभी जिंदा हो सकता था, लेकिन उस वक्त उन 3 लोगों ने उसे मार दिया था। अब यहाँ पर साइमन का भाई अब्राहम के ऊपर अटैक करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी यहाँ पर अब्राहम एक हथियार से साइमन के भाई को मार डालता है और दोस्तों ये वही हथियार था जो स्टार्टिंग में उसने लोहार को बनवाने के लिए कहा था। फिर कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं अब्राहम को 3 साल की जेल हो गई थी। फिर 3 साल के बाद वो जेल से बाहर आता है और यहाँ पर अब्राहम की बेटी विंसी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।